नेशनल हेराल्ड केस में आज कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी है। सोनिया गांधी अब से थोड़ी देर में ईडी दफ्तर पहुंचने के लिए रवाना होंगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ ईडी दफ्तर तक जाएंगे। कांग्रेस नेताओं पर घाटी में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी के पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप है। इससे पहले राहुल गांधी ने भी पूछताछ उनसे हो चुकी है। पेशी के खिलाफ कांग्रेस संसद से सड़क तक प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। संसद भवन के बाहर गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेसी सांसद प्रदर्शन करेंगे तो नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय से ईडी दफ्तर की ओर मार्च संभालने की तैयारी में हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगा दिया। कल देर रात कांग्रेस की बैठक में पेशी के मामले को लेकर संसद में उठाने पर सहमति बनी। दिल्ली के प्रदर्शन में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हो चुके हैं। चालू संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली इलाके में कड़ी सुरक्षा के इंतजामों के मद्देनजर प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी। इस वजह से दिल्ली में राजभवन के पास कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व के तरफ से सभी राज्य इकाइयों को अपनी राजधानी में ईडी दफ्तर या राजभवनों के बाहर प्रदर्शन करने के निर्देश दिए गए। कांग्रेस के प्रदर्शन के प्लान को देखते हुए दिल्ली पुलिस भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। कांग्रेस मुख्यालय के आसपास भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। प्रदर्शनकारी इस एरिया में न आ सके। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी खुद मौके का जायजा इस पर ले रहे हैं। ट्रैफिक को लेकर अलर्ट मोड जारी कर दिया गया है। आज कोलकाता के विक्टोरिया हाउस के सामने ममता बनर्जी मेगा रैली करने वाली हैं। रैली को सफल बनाने के लिए तृणमूल जोर शोर से जुटी हुई है। इसके लिए टीएमसी ने उनके जिला नेतृत्व को 9 सूत्री निर्देश जारी कर दिए हैं। चूंकि ये कार्यक्रम 2 साल बाद हो रहा है, इसलिए इस कार्यक्रम की तैयारी काफी पहले से शुरू कर दी गई थी। इसलिए जिले के से लेकर बूथ स्तर तक के नेताओं को इस गाइडलाइंस का पालन करने का नसीहत जारी कर दी गई। दरअसल 21 जुलाई 1993 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में राइटर्स अभियान के दौरान 13 लोगों की जान चली गई थी। उस दौरान ममता बनर्जी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थीं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के गठन के बाद ममता बनर्जी हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाती है। देश को आज 15वां राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। आज तय हो जाएगा कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति बनेंगी या विपक्ष के साझा प्रत्याशी यशवंत सिन्हा नए महामहिम होने जा रहे हैं। संसद भवन में अब से थोड़ी देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। आंकड़ों में द्रौपदी मुर्मू का पड़दा भारी नजर आता है। 18 जुलाई को हुए मतदान में विपक्ष की तरफ से क्रॉस वोटिंग भी हुई। अगर द्रौपदी मुर्मू जीत हासिल कर लेती हैं तो वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त होने जा रहा है और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। रिजल्ट से पहले ही एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के ओडिशा स्थित घर पर जश्न का माहौल बनना शुरू हो चुका है। द्रौपदी के समर्थक जो हैं उनकी जीत के प्रति इतने आश्वस्त हैं कि उनके पैतृक निवास पर रायरंगपुर में अभी से ही लोगों का मुंह मीठा कराने की पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। यहां बुधवार से ही 20 से ज्यादा कारीगर लड्डू बनाने में लगातार जुटे हुए हैं। यहां बड़ी जश्न की तैयारी में 20,000 से ज्यादा लड्डू बनाए गए। सूत्रों का से खबर यह निकल कर आ रही है कि जब राष्ट्रपति पद के लिए परिणाम घोषित हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2:30 बजे आसपास द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे। फिलहाल द्रौपदी मुर्मू 3 मूर्ति के पास रह रही हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी वहां जाएंगे और उनको बधाई देंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह को लेकर दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया। सूत्रों के हवाले से यह खबर निकल कर आई है कि उन्हें पेट दर्द की शिकायत थी, जिसके चलते उनको भर्ती करना पड़ा। इसके लिए कई टेस्ट भी उनके किए गए हैं। रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को समन जारी करते हुए 27 जुलाई को ईडी के सामने पेश होने के लिए कह दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए इससे पहले राउत को 20 जुलाई से तलब किया गया था। हालांकि संसद का उनकी कार्रवाई के चलते राउत पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश हो सकती है। चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में आज से कक्षा 1 से 12वीं तक स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। अलकनंदा, गौरी, काली और सरयू जैसी नदियां उफान पर हैं और खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने की संभावना।
उत्तराखंड में भारी बारिश से लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं। चमोली में पहाड़ टूटने से लोग बाल बाल बच गए। चमोली में ही फूलों की घाटी के रास्ते का एक छोटा सा पुल बाढ़ की चपेट में आ गया और बह गया, जिससे कई पर्यटक फंस गए थे। लेकिन एसडीआरएफ की टीम ने वैकल्पिक पुल के जरिए 150 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में थाल मुंशियारी के पास मोटरवे बंद हो गया। वजह थी लैंडस्लाइड। यहां के हरदिया के पास भारी बारिश की भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया, जिससे रास्ते बंद हो गए। नैनीताल से छात्राओं के जान जोखिम में डालकर नदी को पार करने की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तल्ली शेट्टी गांव में पुल नहीं होने की वजह से इन छात्राओं को रोज इस संकट से दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि इस संकट से सामना करने पर ये मजबूर हैं, जबकि पहले यहां कई ऐसे हादसे हो चुके हैं। लंबे समय से लोगों ने सरकार से पुल बनाने की मांग की, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। गुजरात में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो चुके हैं। गुजरात के उकाई बांध से 1,99,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। ये बांध तापी जिले में तापी नदी पर बना है। पानी छोड़े जाने से तापी नदी का जलस्तर 9.46 मीटर तक पहुंच गया। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश ने गुजरात के कई जिलों को प्रभावित किया। राजस्थान के धौलपुर में जोरदार बारिश ने एक बार फिर से शहर को दरिया में तब्दील कर दिया। शहर के मुख्य बाजार तालाब बने नजर आ रहे हैं, तो शहर के मुख्य रोड जैसे नदी, कार और बाइक सवारों को पानी में डूबते हुए देखा जा रहा है। उनको निकालने की कोशिशें जारी हैं। लोगों को घरों और दुकानों में पानी उनके भर चुका है। 2 घंटे की बारिश ने धौलपुर में बाढ़ जैसे हालत उत्पन्न कर दिया। इस भारी बारिश के चलते लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बादल फटने से इलाके में अचानक बाढ़ आ गई। इसमें एक स्कूल की इमारत समेत 13 घर बह गए और कम से कम 20 इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। कहारा तहसील के तांता इलाके में बादल फट जाने से अचानक बाढ़ आ गई और अल्लामा इकबाला मेमोरियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एक मकान, 8 छोटी मिलें, 3 दुकानें सब बह गई। दिल्ली में भी 20 जुलाई से शुरू हुई बारिश 25 जुलाई तक जारी रह सकती है। मौसम विभाग अगले 5 दिनों यानी 25 जुलाई तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में गरज के साथ बारिश का अलर्ट जारी कर चुकी है। पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भीषण गर्मी और उमस से जूझ रही थी, लेकिन बारिश ने लोगों को राहत जरूर पहुंचाई। उत्तर प्रदेश का धार्मिक शहर प्रयागराज में गर्मी से लोगों को निजात मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहां पर भी भारी बारिश से तापमान गिरा तो कई इलाकों में पानी भरने की खबरें। मणिपुर के इम्फाल में पूर्वी जिले के गांवों में सूखे जैसे हालात बन चुके हैं। यहां धान के खेत सूख रहे हैं और मानसून के देरी से आने के कारण धान की बुवाई प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। ना तो मानसून की बारिश हो रही है और ना ही नदियों में पानी लबालब है, जिससे सिंचाई में भी दिक्कत आ रही है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बारिश और बाढ़ का कहर लगातार जारी है। चंद्रपुर की 9 तहसील बाढ़ से प्रभावित हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है। मंदिर से स्कूल तक डूब चुके हैं। अब तक एनडीआरएफ की टीम हजारों लोगों को रेस्क्यू कर चुकी है और अपर वर्धा, लोअर वर्धा और इराई डैम के दरवाजे खुलने की वजह से बिना बारिश के ही बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया। बांध का पानी छोड़े जाने के बाद से इलाकों के डूबने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। योगी सरकार में मंत्रियों की नाराजगी खुलकर अब सामने आ चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश खट्टी के इस्तीफे की खबरें निकलकर सामने आई। इस्तीफे में खट्टी ने अधिकारियों पर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। वहीं जाति भेदभाव की बात भी कही गई। यह इस्तीफा अमित शाह को भेजा गया। इस्तीफे की खबरों के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और पीडब्ल्यूडी मंत्री चेतन प्रसाद दिल्ली में पहुंचे। इससे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अपने विभागीय ट्रांसफर में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पत्र लिखा था, जबकि पीडब्ल्यूडी विभाग में भी ट्रांसफर को लेकर घमासान लगातार जारी। हालांकि दिल्ली पहुंचे चेतन प्रसाद ने किसी भी नाराजगी से इनकार कर दिया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में आरोपी 2 गैंगस्टर को पंजाब पुलिस ने अमृतसर में मार गिराया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर भकना गांव में करीब 5 घंटे के एनकाउंटर ये चला। मरने वाले गैंगस्टर के नाम
जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत मुन्नू है। इस ऑपरेशन में 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। गैंगस्टर के पास से AK-47 बरामद हुई। कर्नाटक के बिंदूर के पास टोल गेट पर अचानक असंतुलन होकर गाड़ी पलट गई। सावन के महीने में कांवड़ मेले, इस बार शिव भक्तों में तीव्र भक्ति का कांवड़ मेले में इस बार शिव भक्तों में देशभक्ति का जबरदस्त जज्बा देखने को मिल रहा है। इसकी मिसाल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में देखने को मिली। यहां 60 फीट के तिरंगे के साथ कांवड़ यात्री पहुंचे। ये कांवड़िया हरिद्वार से दिल्ली आ रहे थे। खास बात यह रही कि कांवड़ियों का ये जत्था जहां जहां से गुजर रहा था, वहां हर हर महादेव के नारे के साथ भारत माता की जयकारों से पूरा शहर गूंज रहा था। हर घर तिरंगा पहुंचाने के लक्ष्य के तहत सूरत के कपड़ा कारोबारियों को 10 करोड़ तिरंगा बनाने का ऑर्डर मिल चुका है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त को हर घर तिरंगा फहराने की अपील की है। 10 करोड़ तिरंगा बनाने के ऑर्डर से सूरत के कपड़ा व्यापारियों में खुशी की लहर है, वहीं उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में गंगा घाट पर आए शिव भक्त कांवड़ यात्रियों का पैर धोकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी कांवड़ियों के स्वागत कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कांवड़ियों के पैर धोए और मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। यही नहीं, धामी ने हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा का हवाई सर्वेक्षण किया, यातायात का जायजा लिया। दिल्ली सरकार ने कालकाजी के बाद मरगंज में दूसरे DSEU लाइट हाउस की शुरुआत कर दी है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसका उद्घाटन कर दिया। इसका मकसद 18 से 30 साल के युवाओं के लिए हाई क्वालिटी वाले शॉर्ट टर्म वोकेशनल स्किल कोर्स के साथ साथ रोजगार के अवसर प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ के लोगों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्रिकेट स्टेडियम की सौगात दे दी है। दुर्ग के कुम्हारी में बघेल ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भी लोकार्पण कर दिया। कुम्हारी में खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से क्रिकेट स्टेडियम को बनाया गया है। लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री ने क्रिकेट का आनंद भी लिया। भारतीय रेल ने यात्रियों को बड़ी सौगात दे दी है। दरभंगा में मथुरा अजमेर के बीच स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। इस ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दरभंगा के सांसद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। नई ट्रेन की शुरू हो जाने से मथुरा जाने वाले और श्रद्धालुओं और अजमेर शरीफ दरगाह जाने वाले लोगों को काफी सहूलियत हो जाएगी। बिहार के गोपालगंज के डीएम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आए। दरअसल डीएम ने एक आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचकर बच्चों की उपस्थिति की जांच की। इसके साथ ही डीएम ने बोर्ड पर प्रश्न लिखा और बच्चों से उसका जवाब देने के लिए कहा। बच्चों को उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। डीएम ने बच्चों से कविता सुनाने को भी कहा। एक छात्र ने कविता सुनाई तो डीएम ने उन्हें खुश होकर चॉकलेट दी। राजस्थान के टोंक में बढ़ाई के लिए अब बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा है। दरअसल बारिश की वजह से भारी जल जमाव के कारण राजकीय प्राथमिक विद्यालय हुकुमपुर के छात्र स्कूल बिल्डिंग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। समय शिक्षकों ने एक मंदिर परिसर को ही अस्थायी रूप से स्कूल में तब्दील कर दिया। मंदिर के चबूतरे में ही क्लासेस चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस ने कांवड़ियों की सेवा के लिए एक नई पहल की शुरुआत कर दी है। यहां कुतुबशेर थाने के पुलिस कर्मियों ने थाने के बगल में कांवड़ सेवा शिविर लगाया। इस शिविर में कांवड़ियों के खाने पीने के अलावा उनके आराम करने और चिकित्सा का भी प्रबंध है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 26 पुलिस कर्मियों को वीवीआईपी सुरक्षा में तैनात करके पुलिस कर्मियों की ड्यूटी से नदारद होने का मामला सामने आ चुका है, जिससे इन पर कार्रवाई के लिए एसपी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इन पुलिस कर्मियों की ड्यूटी के दौरान लापरवाही का आरोप है। इन्हें खुद शाहजहांपुर के एसपी ने औचक निरीक्षण के दौरान पकड़ा।
मेडिकल सेक्टर में भारत की पहचान दुनिया की फार्मेसी के तौर पर है। दुनिया का दावा यह है कि दवा सप्लाई करने के मामले में भारत काफी आगे पहुंच चुका है। अगर बात करें पिछले साल की 2021-22 में भारत ने 24.4 अरब डॉलर की कीमत की दवाओं का निर्यात किया। यह आंकड़ा 2020-21 के मुकाबले 18% ज्यादा था। दवाओं की मात्रा के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश हो चुका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सीनियर सिटीजन्स को किराए में छूट देने से सरकार के खजाने में भारी बोझ पड़ सकता है, इसलिए इसे बहाल करने से कोई योजना नहीं है। केवल स्पेशल कैटेगरी वाले लोगों को ही किराए में छूट की सुविधा दोबारा शुरू की गई है। इनमें 4 श्रेणी के दिव्यांग, 11 कैटेगरी के मरीज और छात्र शामिल। देश में 2030 तक बिकने वाले वाहनों के इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 30% हो जाएगी और 2050 तक ये हिस्सेदारी बढ़कर 75% पहुंचने की संभावना है। काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 2030 तक बिकने वाले नए दोपहिया वाहनों में ई दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी 50% होने जा रही है। क्रिप्टो करेंसी निवेशकों के लिए अमेरिका से चेतावनी देने की खबर सामने निकल कर आई है। क्रिप्टो करेंसी पर एफबीआई की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि नकली क्रिप्टो ऐप को बढ़ावा देने वाले साइबर बदमाशों ने 244 अमेरिकियों से करीब 424.2 करोड़ डॉलर ठगे। विदेशों से मनी ऑर्डर हासिल करने में भारत सबसे आगे निकल चुका है। 2021 में मनी ऑर्डर से भारत में करीब 87 अरब डॉलर आए हैं। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 5 में भारत के अलावा चीन, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कह दिया है कि जलवायु परिवर्तन से हमारे देश और दुनिया के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो रहा है। हालांकि इमरजेंसी जैसे हालात हैं, लेकिन जैसी उम्मीद थी उससे कम प्राकृतिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए और गंभीर कोशिशें करनी चाहिए। उन्होंने क्लाइमेट चेंज की वजह से हुए नुकसान के लिए एक पैकेज की भी घोषणा कर दी। इस वक्त पूरा यूरोप और अमेरिका भीषण गर्मी से जूझ रहा है। एक तरफ उत्तरी गोलार्ध में गर्मी ने परेशान कर रखा है, तो पेरू के एंडीज के इलाके में बर्फ से पूरी तरीके से ढक चुके हैं, क्योंकि यहां भीषण ठंड से तापमान काफी नीचे आ गिरा है। मौसम के कहर से इन पर्वतीय इलाकों में रहने वाले 37 जनजातियों को इससे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पेरू का प्रशासन इस परिस्थिति से निपटने के लिए लोगों की मदद कर रहा है। इटली में सरकार गिरने के कगार पर पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री मारियो ने अपने गठबंधन में विश्वास मत खो दिया है। उनके सहयोगी दलों ने उनका साथ छोड़ दिया। हालांकि प्रधानमंत्री मारियो ने अपने सहयोगी दलों के बीच के मतभेद को दूर करने के लिए एक बैठक बुलाई थी, लेकिन मतभेद दूर नहीं हो सके। जर्मनी के ग्रेफेन वॉर में 19 देशों के नेटो सेनाओं का अभ्यास के लिए जमावड़ा लगा हुआ है। यहां पर अमेरिका और ब्रिटेन समेत पूरे यूरोप से लगभग 2400 सैनिकों ने डायनेमिक फ्रंट 22 पर अभ्यास में भाग लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य सेना को आधुनिक हथियारों से लैस कराना है। यूरोपीय यूनियन ने ईयू देशों से अपनी ऊर्जा जरूरतों में 15% कटौती करने की अपील कर दी है। ईयू अध्यक्ष वॉन डेर ने कह दिया है कि रूस हमले ब्लैकमेल कर रहा है और साथ ही उन्होंने ये कहा कि रूस ऊर्जा को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ये भी उन्होंने कहा कि रूस सर्दियों में समय यूरोप को मिल रही गैस में कटौती कर सकता है। ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसका फाइनल रोड मैप तैयार हो चुका है। मुकाबले में सिर्फ 2 उम्मीदवार ही बचे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पद की होड़ में 5 दौर के मुकाबले के बाद अब ऋषि सुनक और लिज मैदान में सीधे तौर पर टक्कर लेने जा रही है, यानी फाइनल्स में टक्कर इन्हीं दोनों के बीच होने जा रही है। 5वें दौर की मीटिंग में ऋषि सुनक को 137 वोट मिले, जबकि लिज को 113 वोट मिले। दूसरे स्थान पर रही पेनी, उनको 105 वोट मिले। नए राष्ट्रपति के चुनाव में जीत के बाद रानिल विक्रमसिंघे ने शपथ ले ली। इसके बाद भी श्रीलंका में लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लोग अब भी विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। रानिल विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है।
ब्रिटेन में महंगाई के मार से लोग बहुत परेशान हैं। 1982 के बाद से पहली बार 9.4% की दर पर महंगाई पहुंच चुकी है। महंगाई ने 40 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अर्थशास्त्रियों ने संभावना ये जता दी कि अगले महीने बैंक ऑफ इंग्लैंड ब्याज दरों में सामान्य से अधिक वृद्धि कर सकता है। यूरोप में जलवायु आपातकाल नजर आ रहा है। बर्फ की तरह पिछलती यूरोप की तस्वीर आप भी देख लीजिए। ब्रिटेन में आसमान से आग बरस रही है। भीषण गर्मी से लोग परेशान। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय म्यांमार पर लगे रोहिंग्या के नरसंहार के आरोपों की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। म्यांमार में मुकदमे पर प्रारंभिक आपत्ति दर्ज कराई गई और तर्क देते हुए यह कहा गया कि गाम्बिया विवाद का पक्ष नहीं है। अगस्त 2017 में एक सैन्य कार्रवाई के बाद 7,30,000 से अधिक रोहिंग्या मुसलमान राखाइन राज्य में से भाग गए और शरणार्थियों ने आरोप लगाया था कि इस दौरान सामूहिक हत्याओं के साथ साथ औरतों का बलात्कार भी किया गया, जबकि म्यांमार नरसंहार से इनकार करता है और उनका कहना यह है कि उसके सशस्त्र बल पुलिस चौकियों पर हमला करने वाले आतंकियों के खिलाफ अभियान चला रहे थे।